Hello, students. Here we are with our next chapter of English from class 8th. We are reading our unit 8, and this is our second chapter from this unit. So, take out your book Honey Dew and open page number 122 in your book. And our chapter name is On the Grasshopper and Cricket. So, this is a poem written by John Keats ऑन द ग्रास ऑफर एंड द क्रिकेट मीन्स ग्रास ऑफर मीन्स होता है टिड्डा और क्रिकेट मीन्स होता है झिंगूर जो ग्रास ऑफर की तरह होता है तो लेकिन उसको बोलते हैं झिंगूर। तो ग्रास और टिड्डे और झिंगूर पर तो जो ये पोएम है वो टिड्डे और झिंगूर के बारे में। ठीक है, ऑन द ग्रास ऑफर एंड क्रिकेट, टिड्डे और झिंगूर पर के ऊपर। ठीक है, तो देखो अब वो कह रहे हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं सब आराम करते हैं तो जो ग्रास हॉपर है वह प्रसन्न होकर इधर उधर नाचता है और इसी तरह से जो झिंगूर है उसको सर्दियों का पर्याय बनाया गया है। जैसे सर्दियाँ होती हैं सब शांत हो जाते हैं लेकिन जो क्रिकेट का सॉन्ग है, झिंगूर का सॉन्ग है, वह ये कभी बंद नहीं होता, इसका कभी गीत बंद नहीं होता। ठीक है, तो ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, टिड्डे और झिंगूर के ऊपर। Unlike the ant and the cricket, page 21, which tells a story, this is a nature poem. चींटी और झिंगूर के विपरीत जो हमें कहानी सुनाती है, विच टेल्स अ स्टोरी, जो हमें कहानी सुनाती है, यह एक प्राकृतिक कविता है। तो देखो आपने पेज नंबर 21 में द आंट एंड द क्रिकेट की स्टोरी पढ़ी थी, तो उसके विपरीत यह क्या है, एक पोयम है, एक कविता है। वो हमें स्टोरी बताती थी, वो हमें कहानी बताई उसने, द आंट एंड द क्रिकेट ने। लेकिन यहाँ पर द आंट एंड द क्रिकेट क्या है, एक प्रकृति की कविता है। ठीक है, अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट, पेज 21 विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज अ नेचर पोएम। चींटी और झिंगूर के विपरीत जो पेज नंबर 21 में है, जो हमें कहानी सुनाती है, यह एक प्रकृति की कविता है। In it, the grasshopper and cricket do not appear as character in a story. यहाँ पर इन इट, इसमें टिड्डा और झिंगूर कहानी के पात्रों की तरह नहीं दिखाई देते हैं। रादर दे एक्ट एज अ सिंबल, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स। बल्कि वे यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं जो एक दूसरे को कुछ सुझाव देते हैं। Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. कविता को पढ़ो और देखो कैसे पृथ्वी की कविता गर्मी और सर्दियों चलते रहते हैं, कभी न खत्म होने वाले गीत। हु सिंग द सॉन्ग, यह गाने कौन गाता है। तो देखो आप जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट है वह एज अ करेक्टर नहीं है, वो कहानी के जो किरदार हैं, पात्र हैं, वो नहीं है, बल्कि वो एक प्रतीक की तरह यहाँ पर काम करेंगे, एक सिंबल की तरह यहाँ पर काम करते हैं जो एक दूसरे को क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फिर ये कहाँ पोएम पढ़ो और देखो कैसे पृथ्वी की कविता गर्मियों और सर्दियों में चलती रहती है, कभी ख़त्म ना होने वाले गीत की तरह कौन यह गाने गाता है। तो देखो, तो जो यहाँ पर अब कहना चाह रहा है कि जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं जॉन कीट्स कि चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जो झिंगूर और ग्रास हॉपर है वो अपना काम करते रहते हैं, वो गीत गाते रहते हैं। तो जो ग्रास हॉपर है उसको गर्मियों का सिंबल बताया गया है और जो क्रिकेट है यानी झिंगूर है उसको सर्दियों का प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द पोएट्री ऑफ अर्थ is never dead when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. A voice will run from hedge to hedge about the new moon made
That is the grasshopper's. He takes the lead in summer luxury he has never done with his delight, for when tired out of with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is gazing never on a on a lone winter evening with when the frost we has wrought a silence from the stone their shrills. The cricket's song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost. The grasshoppers among some grassy hills. जॉन कीट्स। तो देखो अब ये कह रहे हैं द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, पृथ्वी की कविता कभी मृत नहीं होती। When all the birds and are faint with the hot sun, जब सभी पक्षी तेज धूप से बेहोश हो जाते हैं, and hide in cooling trees, और अपने और ठंडे पेड़ों में छिप जाते हैं, a voice will run, एक आवाज़ गूंजती है, from hedge to hedge about the new moon made, हैज़ टू हैज़ मीन्स होता है बाड़े, बाड़े से बाड़े तक नई घास के मैदान के आसपास। दैट इज ग्रास ऑपर, वह टिड्डा है। ही टेक्स द लीड, वह नेतृत्व करता है। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन, गर्मियों की विलासिता में उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। विथ हिज डिलाइट, अपने प्रसन्नता के साथ। फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, जब वह मस्ती करके थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, तो वह कुछ सुखद खरपतवार के नीचे आराम से आराम करता है। प्लीजेंट वीड, वीड मीन्स होता है खरपतवार, प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद। तो देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, पृथ्वी की कविता कभी मृत नहीं होती। मीन्स जो पोएट्री है, नेचर की जो पोएट्री है वो हमेशा क्या होती है, जो अर्थ की पोएट्री, जो पृथ्वी की जो कविता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, वो कभी मृत नहीं होती है। वेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब सभी पक्षी तेज धूप से बेहोश हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और ठंडे पेड़ों में छिप जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का गीत है वो या कविता है वो कभी समाप्त है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी मरती नहीं है। और जब कह रहे हैं कि जब गर्म, जब बहुत तेज़ धूप होती है दोपहर की या गर्मियों की, तो जो चिड़ियाएँ हैं वह बेहोश होने लगती हैं और अपने आप को कहाँ छुपा लेती हैं, ठंडे पेड़ों पर छुपा लेती हैं। अ वॉइस विल रन, एक आवाज़ गूंजती है। तो फिर कह रहे हैं कि अ वॉइस विल रन, एक आवाज़ गूंजती है। फ्रॉम हैज टू हैज़ अबाउट द न्यू मून मेड, एक आवाज़ दौड़ती है बाड़े से बाड़े तक एक नई घास के मैदान के आसपास। तो कह रही है जब चिड़ियाएँ तेज धूप से क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, होने लगती हैं, तो वह पेड़ों पर क्या हो जाती है, छुप जाती हैं। तो तभी जब क्या होती है, एक आवाज़ गूंजती है, कह रहा है बाड़ों से बाड़ों यानी खेतों से खेतों, और जो नए घास के मैदान होते हैं उनके आसपास। तो फिर राइटर कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि दैट इज़ द ग्रास ऑपर, यह टिड्डा है। वह किसकी आवाज़ गूंज रही है, टिड्डे की आवाज़ गूंज रही है। सी टेक्स द लीड, वह नेतृत्व करता है, गर्मियों का नेतृत्व करता है, मीन्स ठीक है, ही टेक्स द लीड मीन्स वह जो समर में है, उस जो समर है, जो गर्मियाँ हैं उनका नेतृत्व करता है। इन समर लग्जरी ही हैड नेवर डन विथ हिज डिलाइट, गर्मियों की विलासिता में उसने अपनी प्रसन्नता के साथ कभी ऐसा नहीं किया। मीन्स वह गर्मियों में भी वह उसने क्या क्या करना नहीं किया, अपना गाना गाना नहीं छोड़ा, अपनी जो प्रसन्नता है उसके साथ उछलना कूदना नहीं छोड़ा। फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब वह मस्ती करके थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, तो वह कुछ सुखद खरपतवार के नीचे आराम से आराम करता है। तो देखो अब यहाँ पर पोएट जो गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के मौसम से किसको सिग्निफाई कर रहा है, टिड्डे को।
तो जो टिड्डा है वो गर्मियों के मौसम में, जब दिन के टाइम में आपने देखा कि बड़ी सुनसानी होती है ना, जैसे समर होते हैं तो तेज़ धूप होती है, तो सारी चिड़ियाँ भी पेड़ों में चली जाती हैं और कोई वहाँ पर किसी की चहचहाने की आवाज़ नहीं आती, तो आपको सुनाई देता होगा दिन में भी टिड्डे की आवाज़ आती है। तो पोएट कह रहा है कि गर्मियों में भी जो टिड्डा है उसका जो काम है वह अपनी मस्ती करना या अपना जो गाना गाता है उसको छोड़ता नहीं है, चाहे कितनी गर्मियाँ पड़ी हों, दोपहरी दोपहर में भी अपनी मस्ती करता है और इधर उधर क्या करता है, खेत से खेत या नए घास के मैदान के आसपास वह गाता हुआ सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो किसकी बात कर रहा है, ग्रॉस हॉपर की बात कर रहा है, टिड्डे की बात कर रहा है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीजिंग मीन्स होता है खत्म होना। ठीक है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, बंद होना। ठीक है, सीज मीन्स होता है बंद होना। ठीक है, तो पोएट्री जो है अर्थ की यानी जो पृथ्वी की कविता है वो कभी बंद नहीं होती। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट has wrought a silent from the stone there thrills the cricket song। तो कह रहे हैं कि the poetry of earth is ceasing never, पृथ्वी की कविता कभी बंद नहीं होती। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, एक सर्दियों की शाम, व्हेन द फ्रोस्ट हैज wrought a silent, जब ठंड ने एक मौन धारण किया होता है। ब्रॉट मीन्स होता है लाना। ठीक है, यानी ब्रॉट, यानी ब्रॉट मीन्स होता है ब्रॉट अबाउट यानी लाना। जब ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ ब्रोट अ साइलेंस, एक अकेली सर्दियों की शाम जब ठंड मौन लेकर आती है। फ्रॉम द स्टोन देयर स्ट्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग्स इन अ वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। फ्रॉम द स्टोन देयर स्ट्रिल्स, पत्थरों से, वहाँ पत्थरों से गर्म जोशी से बढ़ रहा है झिंगुर का गाना। श्रिल्स मीन्स होता है कम्स थ्रो लाउड एंड क्लियर, जो तेजी से क्या हो रहा है, बाहर आना। ठीक है, तो गूंजना। ठीक है, तो वहाँ पत्थर से गर्म जोशी से झिंगुर का गाना बढ़ रहा है। क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, गर्म जोशी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, वार्मथ इंक्रीजिंग। फ्रॉम द स्टोन देयर स्ट्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, पत्थरों से गर्म जोशी से झिंगुर का गाना बढ़ रहा है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉसीनेस हाफ लॉस्ट, और उनीदापन, और लगता है उनीदेपन में उसने एक को खो दिया है, और उनीदेपन में एक ने उसको खो दिया है। द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रेसी हिल्स, टिड्डा कुछ घासी पहाड़ी के बीच है। तो देखो अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो क्रिकेट है, देखो यानी झिंगूर है, उसको किसका प्रतीक बना दिया इन्होंने, सर्दियों का। तो कह रहे हैं कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, पृथ्वी की कविता कभी बंद नहीं होती है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ wrought अ साइलेंस, एक अकेली सर्दियों की शाम जब ठंड एक मौन लेकर आती है। फ्रॉम द स्टोन देयर स्ट्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, वहाँ पत्थरों से गर्म जोशी से बढ़ता हुआ झिंगुर, झिंगुर का गाना गर्म जोशी से बढ़ रहा है। वहाँ पत्थरों के बीच से झिंगुर का गाना गर्म जोशी से बढ़ रहा है। तो देखो अब यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि जब सर्दियाँ होती हैं और जो सर्दियों में जो धुंध आती है शाम को, जब वो पूरा मौन लेके आती है, एक साइलेंस यानी चुप्पी लेकर आती है, तो फिर जो पत्थर होते हैं उनसे जो पत्थरों की दरारें होती हैं उनमें से तेजी से जो गर्म जोशी के साथ जो है झिंगूर का गाना बढ़ता है, यानी झिंगूर का गाना सुनाई देता है। तो देखो आप जैसे यहाँ आप पहले वाले स्टेंजा में आपने पढ़ा था, जो ग्रास हॉपर है वो गर्मियों की दोपहर में
जिस तरह से गाता है, वैसे ही जो झिंगुर है वह रात को, सर्दियों की जो रात है उसमें अपना गाना, जब सब चुप हो जाते हैं तो वह क्या करता है, अपना गाना नहीं छोड़ता है। ठीक है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट। ड्रॉजीनेस मीन्स होता है उनीदापन। एंड सीम्स टू, और उनीदेपन में एक को खो दिया लगता है। द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रेसी हील्स। टिड्डा कुछ घास वाली पहाड़ी के बीच है। तो कह रहे हैं कि देखो जो है वो जो उनीदापन है उसमें उन्होंने क्या कर दिया है, जो ये है उसके गानों को खो दिया है कह रहे हैं। और जो ग्रास हॉपर है वो कुछ पहाड़ियों, घास वाली पहाड़ी के बीच में है। तो देखो अब यहाँ पर जैसे ऊपर आपको बताया गया थी, ये सिंबल हैं। ठीक है, तो ये सिंबल किसके हैं, इस सर्दी और गर्मी के सिंबल के रूप में यहाँ पर क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल, ग्रास हॉपर और जो क्रिकेट है उसको इंडिकेट किया गया है। तो जो ग्रास हॉपर है उसको गर्मियों के से इंगित किया गया है। जैसे गर्मियों में सारी चिड़ियाएँ जो हैं वह चुप हो जाती हैं, पेड़ों पर चली जाती हैं शांत होकर। तो जो ग्रास हॉपर है वो उस समय भी अपना गाना या खेलना कूदना बंद नहीं करता है। वो आपको कहीं पर भी खेत में या खेत के चारों ओर या किसी घास के मैदान के चारों ओर आपको दिख जाएगा। और जब वह थक जाता है मस्ती करते हुए तो वह कहीं पर जाके आराम से लेट जाता है सूखी घास के नीचे। तो इसी तरह से अब सर्दियों की बात आ रही है। जब सर्दियों में जो धुंध है वो सर्दियों की शाम को जब पूरा सन्नाटेदार बना देती है तो पत्थरों की दरारों के बीच से फिर झिंगूर की तेज गाने की आवाज़ आती है। और उन्नीदेपन में किसी कोई जो लोग होते हैं वो उस गाने को, यानी उसका जो सॉन्ग है उसको खो देते हैं। और जो ग्रास हॉपर होता है वो कहाँ होता है, ग्रेसी हिल्स में होता है, यानी पहाड़ियों के बीच में। तो अब आप समझ गए होंगे कि पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो गर्मियाँ हैं उसमें भी जो क्रोकोडाइल ग्रास हॉपर है वो क्या करता रहता है, अपना गाना गाना बंद नहीं करता है। और उसी तरह से जो झिंगूर है वह सर्दियों में भी अपना गाना बंद नहीं करता। ठीक है, तो ये जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। नाउ turn the page and open unit 9 in your book. दिस इज़ पेज नंबर 124। तो हमने अभी अपनी यूनिट 8 का कंप्लीट किया था। पहले वाले वीडियो में हमने मॉनसून डायरी कंप्लीट की थी। नाउ अभी हमने इसका सेकंड चैप्टर पढ़ा था जो था ऑन द क्रोकोडाइल एंड क्रिकेट। नाउ वी विल रीड अवर यूनिट 9 एंड अवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस यूनिट इज़ द ग्रेट स्टोन फेस। तो इसमें है कि जो यहाँ पर जो टीले हैं वो किसकी तरह लगते हैं, किसी के फेस की तरह। दूर से जब इनको देखा जाता है तो ये किसकी तरह लगते हैं, किसी की आकृति, जैसे किसी की फेस की आकृति हो, चेहरे की आकृति हो, उसकी तरह से ये लगते हैं। ठीक है, तो हम इनका जो फर्स्ट पार्ट है अभी उसमें पढ़ेंगे, द ग्रेट स्टोन फेस। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 9, द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। तो महान पत्थर का चेहरा, ग्रेट स्टोन फेस यानी महान पत्थर का चेहरा, भाग 1। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स। दूर से देखने पर पहाड़ी और विशाल चट्टानें विभिन्न आकृतियों को धारण किए हुए दिखाई देती हैं। देखो अब आप दूर से देखोगे तो राइटर कह रहे हैं कि दूर से देखने पर जो पहाड़ी और विशाल चट्टानें हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो किन्हीं आकृतियों को उन्होंने धारण किया होगा। वो किसी की शेप जैसे लगते हैं, किसी आकृति जैसे लगते हैं। ठीक है, तो सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस hilltop and huge rocks seem to assume various shapes। दूर से देखने पर पहाड़ी और विशाल चट्टानें विभिन्न आकृतियों को धारण किए हुए जैसे प्रतीत होते हैं। They may resemble an animal or a human figure। वे एक जानवर या मानव की आकृति के सदृश हो सकते हैं। रिजेंबल मीन्स होता है समान या सदृश। ठीक है, तो वे एक जानवर या एक मानव आकृति के सदृश हो सकते हैं। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स।
लोग इन आकृतियों की कहानी कहते हैं। सम स्टोरीज कैन ट्रू, अदर्स डोंट। कुछ कहानियाँ सच होती हैं, कुछ अन्य नहीं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोपेसी। प्रोपेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, इनहेबिटेंट्स मीन्स होता है निवासी। द ग्रेट स्टीन फेस यानी महान पत्थर का चेहरा एक ऐसी आकृति है जो घाटी के निवासियों की एक भविष्यवाणी की याद दिलाती है। वट वॉज इट, यह क्या है। डिड इट कम ट्रू, क्या यह सच हो गया। तो देखो अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जब आप दूर से हिल उनको देखोगे पहाड़ियों को और चट्टानों को, तो आपको दिखाई देगा कि जैसे वो उन्होंने विभिन्न आकृतियों को धारण कर रखा है और वे दूर से कैसे लगते हैं, एक जानवर या मानव की आकृति के समान लगते हैं। ठीक है। और जो लोग हैं उन्होंने उन जो शेप्स हैं उनके बारे में क्या है, कुछ आकृति की कहानी भी कहते हैं। उनमें से कुछ कहानियाँ सच होती हैं और कुछ नहीं। अब ऐसी द ग्रेट स्टोन फेस, जो द ग्रेट स्टोन फेस यानी जो महान पत्थर का चेहरा है, जो ऐसी ही एक आकृति है जो वहाँ के निवासियों को, जो घाटी है वहाँ के निवासियों को एक भविष्यवाणी की याद दिलाती है। ठीक है। अब वो भविष्यवाणी क्या है, क्या वह सच होती है, वह इस स्टोरी में आप पढ़ोगे। ठीक है। वन आफ्टरनून when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. एक दोपहर जब सूरज ढल रहा था, एक माँ और उसका छोटा लड़का महान पत्थर का महान पत्थर के चेहरे के बारे में बात करते हुए अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे। तो देखो द ग्रेट स्टोन फेस यानी जो उन्हें पहाड़ी में जो फेस दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं वो द ग्रेट स्टोन फेस, यानी पहाड़ में जो उन्हें महान पत्थर का चेहरा दिखाई देता है। तो जो एक दोपहर में एक माँ और उसका छोटा बच्चा अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ के वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो one afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone फेस। एक दोपहर जब सूरज ढल रहा था, एक माँ और उसका छोटा लड़का एक महान पत्थर के चेहरे के बारे में बात करते हुए अपनी झुपड़ी के बाहर दरवाजे पर बैठे थे। They had only to lift their eyes and there it was plain to see. उन्हें केवल अपनी आंखें उठानी थी और यह वहाँ था, देखने में बिल्कुल सादा। ठीक है। प्लेन, जो आसानी से दिखाई देता है। ठीक है। तो वो जब वहाँ पर बैठे थे तो उन्हें सिर्फ अपनी आंखें उठानी होती थी और वह जो ग्रेट स्टोन का जो फेस था वह उनके सामने था, दिखने में बहुत आसान। ठीक है। तो दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन। उन्हें केवल अपनी आंखें उठानी थी और यह वहाँ था, देखने में बिल्कुल आसान। मीन्स उनके बिल्कुल मतलब उन्हें सिर्फ क्या करना था, आंखें उठानी थी और उन्हें वो सामने पे दिखता था। कौन सा? द ग्रेट स्टोन फेस। दो माइल्स अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर। यद्यपि वह मीलों दूर था, धूप के साथ इसकी सभी विशेषताओं या आकृतियां रोशन हो रही थी, चमक रही थी। दो माइल्स अवे, यद्यपि वह मीलों दूर था, विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, धूप इसकी सारी आकृतियों को रोशन कर रही थी। तो मीन्स देखो, वो जो एक माँ और उसका बेटा है वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं दरवाजे पर और जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको देखकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उन्हें क्या करना था, सिर्फ अपनी आंखें उठानी थी और वो वहाँ पर था, दिखने में बिल्कुल साफ। ठीक है। जो उन्हें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था, साफ दिखाई दे रहा था। और यद्यपि वह बहुत दूर था,
तो जो सनशाइन है, जो धूप है, उसके सभी जो फीचर्स हैं, सभी आकृति जो है उनको क्या कर रही थी, वो रोशन कर रही थी, ठीक है, उन्हें चमका रही थी। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और महान पत्थर का चेहरा क्या था। तो देखो, एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और महान पत्थर का चेहरा क्या था। तो अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो महान पत्थर का चेहरा है वो है क्या, ग्रेट स्टोन फेस है क्या। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन द perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. तो कह रहा है द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, महान पत्थर का चेहरा प्रकृति का काम था। फॉर्म्ड ऑन द प्रिपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स, जो कुछ विशाल चट्टानों द्वारा एक पर्वत के लंबवत किनारे पर बनाया था। प्रिपेंडिकुलर साइड मीन्स होता है लंबवत, ठीक है। which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face, जिसे एक साथ फेंक दिया गया ताकि जब उचित दूरी पर देखा जाए तो वे एक मानव चेहरे की विशेषताओं से मिलते जुलते थे, ठीक है। तो किसके जैसे दिखाई दे वे, दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस, वे एक मानव के चेहरे से मिलते जुलते दिखाई दे रहे। तो देखो आप कह रहे हैं कि द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। महान पत्थर का चेहरा एक प्रकृति का काम था, जो कुछ विशाल चट्टानों द्वारा एक पर्वत के लंबवत किनारे पर बना था, जिसे एक साथ फेंक दिया गया ताकि जब उचित दूरी पर देखा जाए तो वह एक मानव के चेहरे की विशेषताओं से मिलता जुलता दिखे। तो देखो, अब जो ग्रेट स्टोन फेस है, यानी जो महान पत्थर का चेहरा है, वो प्रकृति का काम है, यानी उसको प्रकृति ने बनाया है। और वो लंबवत एक जो उचित दूरी पर, जो किससे बनाया गया है, विशाल चट्टानों से। इमेंस मीन्स होता है विशाल, जो कुछ विशाल चट्टानों से एक पर्वत के लंबवत किनारे पर बना है, ठीक है। और जिसे एक साथ फेंक दिया गया था ताकि जब उसे कुछ उचित दूरी पर देखा जाए, उचित दूरी से देखा जाए तो वह एक इंसान के चेहरे की तरह लगे, ठीक है। If the spectator approached too near, he lost the outline of enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. तो कह रहे हैं कि स्पेक्टेटर मीन्स होता है जो देखने वाला होता है, यानी दर्शक, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर, यदि दर्शक बहुत निकट आ जाए, ही लॉस द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, वह विशाल चेहरे की रूपरेखा को खो देगा। मीन्स अगर वह पास आएगा तो वो जो विशाल चेहरा जो की रूपरेखा है वो उसे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो दूर इस तरह से बनाया गया है वो प्रकृति ने कि आप दूर से देखोगे तो ही वो आपको क्या दिखाई देगी, आकृति जैसी दिखाई देगी किसी चेहरे की। अगर आप उसके पास जाओगे, उसके समीप चले जाओगे, तो जो आपको आकृति है चेहरे की उसको आप क्या कर दोगे, खो दोगे। एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिगनेटिक रॉक्स, और केवल विशालकाय चट्टानों का ढेर देख सकते हैं। गिगनेटिक मीन्स होता है विशालकाय। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ढेर, एक दूसरे के ऊपर ढेर हुए जैसे। तो देखो अब वो कह रहा है कि इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिगनेटिक रॉक्स पाइल्ड ऑन अपॉन वन अपॉन अनदर।
यदि दर्शक बहुत निकट आ जाए तो वह विशाल चेहरे की रूपरेखा को खो देगा और केवल विशालकाय चट्टानों का ढेर 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 देख सकता है, ढेर देख सकता है, एक दूसरे पर गिरा हुआ। ठीक है, तो अब तो राइटर यही कह रहे हैं कि जो चट्टान है, जो ग्रेट स्टोन फेस है, जो महान पत्थर का चेहरा है, वो नेचर का कार्य है, वो नेचर ने अपने आप बनाया है, उसको ऐसे फॉर्म किया है उसको, कि जब आप उसको दूर से देखोगे तो आपको वो एक आदमी के, ह्यूमन, मानव के चेहरे की तरह दिखाई देगा। उसको प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे, कह रहा है राइटर, तो जो आप उसकी आउटलाइन है, यानी चेहरे की जो बाहर रूपरेखा है, उसको क्या कर दोगे, खो दोगे। मीन्स आपको पास से वो चेहरे जैसा नहीं दिखाई देगा। वो आपको कैसा दिखाई देगा, आप केवल क्या देख सकते हो, विशालकाय चट्टानों का ढेर देख सकते हो, एक दूसरे के ऊपर गिरा हुआ, जो एक दूसरे के ऊपर एक गिरा हुआ ढेर है, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। लेकिन दूर से देखने पर इसके चारों ओर बादल एकत्रित हुए लगते हैं, एंड द ग्रेट स्टोन फेस, और महान पत्थर का चेहरा सकारात्मक रूप से जीवंत प्रतीत होता है। तो देखो, अगर आप उसको दूर से देखोगे, बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, लेकिन दूर से देखने पर इसके चारों ओर बादल इकट्ठे होते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, महान पत्थर का चेहरा सकारात्मक रूप से जीवंत प्रतीत होता है। तो कह रहा है, जब आप दूर से इसको देखोगे तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, बादल इकट्ठे होते हैं, और यह जो ग्रेट स्टोन फेस है वह बिल्कुल सकारात्मक रूप से जीवित लगता है। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है किसी जीवित आदमी का वह चेहरा है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. Beaming means होता है जेंटल, उदार, ठीक है, या मुस्कुराना। और बिनाइन मीन्स होता है सौम्य चेहरा, बिनाइन फेस मीन्स होता है सौम्य चेहरा। ओड मीन्स होता है ऋणी होना। तो इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, यह कई लोगों का विश्वास था, कई लोगों का यह विश्वास था कि द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट। कई लोगों का यह विश्वास था कि घाटी अपनी उर्वरता के लिए उसके सौम्य चेहरे की ऋणी थी, जो लगातार उस पर मुस्कुरा रहा था। तो देखो कि जो घाटी है, वह अपने उपजाऊपन के लिए, जो उसकी फर्टिलिटी है, अपने उपजाऊपन के लिए, जो उसका फेस है, किसका, ग्रेट स्टोन का जो फेस है, उसके लिए, उसकी क्या है, ऋणी है। क्यों? क्योंकि जो उसको फर्टिलिटी मिली है, उसी उसी स्टोन से मिली है। ठीक है, उसी से फर्टिलिटी मिली है, उसे उपजाऊपन मिला है, इसलिए वह जो फेस, सौम्य चेहरा है, उसकी क्या है, वो ऋणी है। ठीक है, तो इट वॉज द बिलीव ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट। कई लोगों का यह विश्वास था कि घाटी अपनी उर्वरता के लिए उसके सौम्य चेहरे की ऋणी थी, जो लगातार उस पर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया कि जो व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, तो कि ग्रेट स्टोन फेस है क्या। तो जो ग्रेट स्टोन फेस है वह नेचर का काम है, नेचर ने उसे ऐसे बनाया है कि अगर आप उसको देखोगे, एक साथ उस मिट्टी को ऐसे फॉर्म किया है नेचर ने, कि अगर आप दूर से उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई मानवीय चेहरा है। लेकिन अगर आप उसके पास पहुंच जाओगे, अगर आप उसको देखते देखते उसके बिल्कुल पास पहुंच जाओगे, तो जो आपको वहाँ पर जो है, जो मनुष्य का चेहरा है वो नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको वहाँ पर मिट्टी का ढेर दिखाई देगा। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि
अगर आप दूर से देखोगे तो जो जीवंत जैसा दिखाई देता है, ठीक है? अगर आप दूर से देखोगे तो जो इसका फेस है, ग्रेट स्टोन फेस है, जो बिल्कुल लाइव दिखाई देता है, यानी वो जैसे जीवित हो, बिल्कुल वैसा दिखाई देता है। और फिर जो लोगों का ये भी मानना है, जो घाटी की उर्वरता है, जो यहाँ पर उपजाऊपन है घाटी का, उसके लिए वो उसके जो सौम्य चेहरा है उसकी ऋणी है, ठीक है? और जो लगातार क्या कर रहा है, उस पर मुस्कुरा रहा है, मीन्स जो उनको अपनी उर्वरता मिली है वो उसी से, जो स्टोन है उससे मिली है, ठीक है? A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. एक माँ और उसका छोटा लड़का, जैसा कि हमने पहले बताया था, उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर महान पत्थर के चेहरे को देखते हुए उसके बारे में बातें कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट। बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। तो देखो, हम पहले भी आपको बताया था कि एक बच्चा और उसकी माँ अपनी जो झोपड़ी है उसके दरवाजे पे बैठकर जो ग्रेट स्टोन फेस है, यानी महान पत्थर का जो चेहरा है, उसको देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट। और लड़के का नाम क्या है? अर्नेस्ट है, ठीक है? लड़के का नाम क्या था? अर्नेस्ट था। मदर, said he, while the great face smiled on him, I wish that I could speak, for it looks so pretty, kindly, that its voice must indeed be pleasant. माँ, उसने कहा, जब महान चेहरा उस पर मुस्कुराता है तो मैं चाहता हूँ कि वह बोल सकता, क्योंकि वह इतना विनम्र दिखता है कि उसकी आवाज़ वास्तव में सुखद होनी चाहिए। तो देखो, अब वो कह रहा है, लड़का जो कह रहा है अपनी माँ से कि मदर, सेड ही, वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम। माँ, जब महान चेहरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है तो मैं, आई विश दैट आई कुड स्पीक, दैट इट कुड स्पीक, मैं चाहता हूँ कि वह बोल सके। फॉर इट लुक्स सो प्रिटी, सो वेरी काइंडली, दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, क्योंकि वह इतना विनम्र दिखता है कि उसकी आवाज़ वास्तव में सुखद होनी चाहिए, लड़के ने कहा। तो अब देखो, लड़का कह रहा है कि जब ये मुस्कुराते हुए मेरे देखता है मेरी तरफ, तो मैं चाहता हूँ, मुझे इच्छा होती है कि काश ये बोल सके, क्योंकि यह इतना विनम्र दिखाई देता है तो इसकी आवाज़ वास्तव में कितनी सुखद होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, आई शुड लव हिम वेरी मच। यदि मैंने कभी इस ऐसे चेहरे वाला आदमी देख यदि मुझे कभी ऐसे चेहरे वाला आदमी दिखता तो मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। तो कहता है कि इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, यदि मैं कभी ऐसे चेहरे वाले आदमी को देखूं, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। तो बॉय जो है वो अपनी माँ से कह रहा है कि यह जो ग्रेट फेस है, वो जब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो मुझे लगता है, मेरे को ये इच्छा होती है कि ये काश बोल सकता, क्योंकि यह इतना विनम्र दिखाई देता है, इतना दयालु दिखाई देता है, तो इसकी आवाज़ वास्तव में बहुत सुखद होगी, ठीक है? फिर वो कहता है कि अगर मैं इसके जैसे ही फेस वाले किसी आदमी से मिला तो मैं उसे बहुत अधिक प्यार करूँगा। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।